तो नमस्कार, आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना के बारे में जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबार में इश्तिहार देके लोगों को ताज कॉन्टिनेंटल जैसे होटल में बुलाया जाता है, वहां पे उनका इंटरव्यू लिया जाता है, सिलेक्शन किया जाता है और उसके बाद उन सबको ले जाके एक बहुत ही मशहूर ज्वेलर, मुंबई के सबसे बड़े ज्वेलर के यहाँ पे चोरी की जाती है। दिन दहाड़े सोना चांदी पैसा सब लेके जाया जाता है, लेकिन फिर भी उस चोर को कोई पकड़ ही नहीं पाता। और इस चीज को आज की डेट में 37 इयर्स के अराउंड हो चुके हैं और आज तक किसी को पता तक नहीं है कि वो चोर था कौन। इसके ऊपर एक बहुत मशहूर मूवी भी बनी है। कहानी सुनाऊंगा तो ज्यादा लोग समझ जाएंगे, वरना मैं मूवी का नाम ही बता दूंगा। बात है 17 मार्च 1987 की। मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया में एक इश्तिहार निकलता है जिसमें यह कहा जाता है कि डायनेमिक ग्रेजुएट्स की रिक्वायरमेंट है इंटेलिजेंस एजेंसी और सिक्योरिटी एजेंसी में ऑफिसर की पोस्ट के लिए। उसकी लैंग्वेज कुछ इसी तरह से थी कि रिक्वायरमेंट ग्रेजुएट होना है और डायनेमिक बंदे होने चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो 18 मार्च 1987 को मुंबई के ताज कॉन्टिनेंटल होटल में आइए और इंटरव्यू दीजिए। अब इतना अच्छा ऑफर देख के ऑब्वियसली जितने भी लोग होते हैं जो जा सकते हैं वो नेक्स्ट डे ताज कॉन्टिनेंटल होटल पहुंच जाते हैं मुंबई में। सुबह 10 से शाम 5 बजे तक का टाइम उसमें दिया गया था और 10 बजे से पहले ही वहां पे लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। होटल स्टाफ की मदद से कॉन्फ्रेंस हॉल बुक कराया गया था। वहां पे उनका इंटरव्यू लेता है एक इंसान जिसका नाम था मोहन सिंह। मोहन सिंह वहां पे जो भी लोग आए थे उन सबका इंटरव्यू लेता है। सुबह 10 बजे से 5 बजे तक इंटरव्यूज चलते हैं। वो उन सबको ये बात बोलता है कि जो भी सिलेक्टेड बंदे होंगे उनका नाम 5 बजे के बाद बताया जाएगा। तो सबके सब वहीं रुके हुए थे। 5 बजे के बाद मोहन सिंह कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर निकलता है और 26 लोगों का नाम सेलेक्ट करता है कि ये लोग हैं जिन्हें सेलेक्ट किया गया है उस जॉब के लिए। उन 26 लोगों को सेलेक्ट करने के बाद में वो उनको कहता है कि नेक्स्ट डे सुबह 11 बजे उन 26 लोगों को दोबारा से वापस ताज कॉन्टिनेंटल के उसी हॉल में आना है और वहां पे उनकी ट्रेनिंग होगी। उनको आगे की चीजों के बारे में बताया जाएगा। 26 के 26 लोग बहुत खुश होते हैं, खुशी खुशी घर जाते हैं, उनके घर में मिठाइयां बांटी जाती है। नेक्स्ट डे 11 बजे से पहले ही सारे 26 लोग ताज कॉन्टिनेंटल के उस हॉल में पहुंच चुके थे। मोहन सिंह वहां पे उनको सबको सीबीआई की आईडी देता है कि वो सब अब सीबीआई ऑफिसर्स बन चुके हैं और सबकी अपनी अपनी जो आईडी होती है वो उनको देता है और कहता है कि आज उनके जॉब का पहला दिन है तो वो एक ट्रायल रेड डालेंगे। वो एक जगह पर जाएंगे और रेड डाल के वो उन सबको दिखाएगा कि किस तरीके से सीबीआई काम करता है, सीबीआई की पावर क्या होती है। मोहन सिंह ने ताज कॉन्टिनेंटल से ही हर एक 5 स्टार में ज्यादातर ट्रैवल डेस्क होता ही है, तो ताज कॉन्टिनेंटल से ही उसने एक 5 स्टार लग्जरी बस बुक कर रखी थी। उस बस में 26 लोगों को बैठाया जाता है, मोहन सिंह बैठता है और जाके ये लोग पहुंचते हैं मुंबई की सबसे बड़ी ज्वेलरी शॉप त्रिभुवनदास भीमजी जवेरी के यहाँ। वहां पे पहुंचने के बाद में बस त्रिभुवनदास भीमजी जवेरी की ज्वेलरी शॉप के बाहर खड़ी होती है। ये उस समय की सबसे बड़ी ज्वेलरी शॉप थी मुंबई की। सेलिब्रिटीज भी आके यहीं से शॉपिंग किया करते थे। बस को उस शॉप के सामने खड़ा करके, जो बड़ा सा शोरूम था उसके सामने खड़ा करके मोहन सिंह सबसे बोलता है कि वो अंदर जाएगा, पहले जाके देखेगा, समझेगा, अगर उनको जरूरत लगी तो सबको अंदर बुलाएगा, वरना जैसा भी अंदर होता है वो आके बाहर उनको बताएगा। फिर मोहन सिंह शॉप के अंदर जाता है, उसके मालिक के बारे में पूछता है। वहां पे मौजूद थे प्रताप जवेरी जो उस शोरूम के मालिक थे। उनको वो अपना आई कार्ड दिखाता है और पेपर्स दिखाता है कि उसके पास में उस शोरूम के ऊपर रेट डालने का उसके पास ऑर्डर है। जो प्रताप जवेरी होते हैं वो ये देख के घबरा जाते हैं। वो काफी बड़े व्यापारी थे तो उनके कई सारे व्यापारी मित्र थे जहां पे जिनके यहाँ रेट पड़ी थी, उन्हें उसका प्रोसेस पता था। वो सारे पेपर्स देखते हैं, प्रताप सिंह का आईडी कार्ड देखते हैं और उसको अलाउ करते हैं कि हाँ भाई आइए अब रेट डालिए। मोहन सिंह दुकान का जो शॉप का शोरूम का शटर था वो गिरवा देता है, सारे एम्प्लॉयज को एक साइड में कर देता है, जो बाकी लोग थे उनको एक साइड में कर देता है। इवन उस समय प्रताप जवेरी के पास में एक रिवॉल्वर भी हुआ करती थी, लाइसेंसी रिवॉल्वर, खुद की सेफ्टी के लिए जो थी, वो भी उनसे लेकर अपने बैग में रख लेता है।
उसके बाद एक एक करके जो भी ज्वेलरी थी उन सबको देखता है, उसकी कीमत पूछता है, वेट वगैरह पूछता है। प्रॉपर अपने साथ बैग्स लेके आया हुआ था वो, उसमें उनको रखता है, सील करता है, जैसे प्रॉपर सीबीआई रेड में किया जाता है वैसे ही सबकी कैटलॉग बना के पाउच में रख के लिख के सारी चीजें वहां पे की जाती हैं। लगभग 45 मिनट्स तक ये रेड चलती है। इसमें 2-3 लाख रुपए के अराउंड का कैश होता है उस शॉप में, और लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए की ज्वेलरी होती है जो वो वहां से जब्त करता है, अपने कब्जे में लेता है, उठाता है। 45 मिनट्स के बाद जब वो शॉप से निकल रहा होता है तो जो प्रताप जवेरी होता है वो उससे पूछता है कि आप जो भी ये लेके जा रहे हैं इसकी कोई रसीद वगैरह तो दे दीजिए। तब मोहन सिंह उनसे बहुत ही रौबदार तरीके से ये बात बोलता है कि रसीद आपको मिल जाएगी, आपका जो भी सामान है अब वो सीज किया गया है, प्रॉपर प्रोसेस फॉलो किया गया है, आपको इसकी रसीद जो है वो थोड़ी देर के बाद मिल जाएगी। अब उसकी ऐसी बॉडी लैंग्वेज और सारे प्रूफ वगैरह जो थे वो देख के प्रताप जवेरी भी कुछ बोल नहीं पाते, और मोहन सिंह सारा का सारा सोना चांदी ज्वेलरी पैसा लेके वहां से बाहर निकल जाता है। बाहर निकल के वो पहुंचता है उस बस में जो वो होटल से लेके आया था, जिसमें उसके 26 सीबीआई ऑफिसर्स बैठे हुए थे। उनसे वो जाके बोलता है कि वो सबके सब वहीं पे उतर जाए, वो वहां से एक दूसरी जगह पे रेड डालने के लिए जा रहा है, वहां पे कुछ ऑफिसर्स को उसकी जरूरत है, वो फिर वापस आके उनको वहां से पिक कर लेगा। सारे 26 सीबीआई ऑफिसर्स वहां पे उतर जाते हैं और मोहन सिंह ताज कॉन्टिनेंटल की उस बस को लेकर वापस ताज कॉन्टिनेंटल ही चला जाता है। ताज कॉन्टिनेंटल जाके वो अपना सारा सामान उठाता है, होटल से चेकआउट करता है, सारा पैसा सामान लेके एक टैक्सी में बैठता है और होटल से निकल जाता है। होटल से निकल के थोड़ी ही दूर जाके वो उस टैक्सी को छोड़ देता है और एक दूसरा ऑटो पकड़ता है, और उसके बाद वो कहां जाता है वो आज तक किसी को नहीं पता। दूसरी तरफ त्रिभुवन दास भीमजी जवेरी में जो उनके मालिक थे प्रताप जवेरी, काफी देर हो जाने के बाद उनको शक होता है कि भाई क्या हो गया, कुछ पेपर नहीं आया, कोई और खबर नहीं मिली, तो अब वो पुलिस को फोन करते हैं। वो पुलिस को फोन करके बताते हैं कि भाई हमारे यहाँ थोड़ी देर पहले सीबीआई की रेड पड़ी थी और उस सीबीआई रेड में हमारा सारा सामान जो था उसे जब्त करके जो सीबीआई ऑफिसर ले गया, उसने कहा था कि थोड़ी देर के बाद आपको रसीद मिल जाएगी, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं। पुलिस भी जो ये बात होती है उसको सुनकर थोड़ी चौंक जाती है, क्योंकि जो भी ऐसी रेड वगैरह होती है, चाहे सीबीआई की हो, चाहे ईडी की हो, चाहे इनकम टैक्स की हो, वो लोकल पुलिस को उसके बारे में इन्फॉर्म करते ही हैं, या तो रेड डालने से पहले ताकि वो साथ में उनके चल सके, या फिर रेड के दौरान या बाद में, क्योंकि उनके इलाके की कोई घटना हो रही है तो उनको इन्फॉर्म जरूर किया जाता है, चाहे पहले किया जाए बाद में इन्फॉर्म जरूर किया जाता है। और पुलिस के पास इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। अब पुलिस भागी भागी पहुंचती है त्रिभुवन दास जवेरी के शोरूम में। भाई सबसे बड़ी ज्वेलरी की शॉप थी मुंबई की, तो वो भी भागे दौड़े पहुंचते हैं। वहां जाके वो देखते हैं कि उस ज्वेलरी शॉप के बाहर 26 सीबीआई ऑफिसर्स खड़े हुए हैं आईडी कार्ड के साथ में। उनसे पूछताछ की जाती है कि भाई आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि हमारे सीनियर ऑफिसर जो थे उन्होंने यहाँ पे रेड डाली थी और अभी वो दूसरी जगह रेड डालने के लिए गए हुए, हम यहाँ पे उनका इंतजार कर रहे हैं। कहते हैं ठीक है चलिए देखते हैं। फिर वो त्रिभुवन दास जवेरी के शोरूम में पहुंचते हैं, उनके मालिक से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई क्या बात है, कैसे। वो उन्हें पूरा किस्सा सुनाता है कि ऐसे आए थे, उन्होंने पूरा पेपर मुझे दिखाया, आईडी दिखाई, उसके बाद उन्होंने सारा सामान लिया, प्रॉपर पैक किया, लेके गए, लेकिन कोई रसीद हमें नहीं देके गए। पुलिस के जो सीनियर ऑफिशियल्स थे, भाई बड़ा केस है, सबसे बड़ी ज्वेलरी शॉप में एक घटना हुई है, वो पता करवाते हैं इस बारे में, तो पता चलता है कि वहां तो कोई सीबीआई रेड पड़ी नहीं है। अब बाहर जो 26 लोग खड़े थे सीबीआई के, उनसे पूछा जाता है भाई कि आप कौन से डिपार्टमेंट से आए हो, कहां से आए हो, सीबीआई के कौन से ऑफिस से आए हो। तो वो बताते हैं कि भाई हम तो कल ही भर्ती हुए, हमें आज बोला गया था कि आपको एक ट्रायल रेड दिखाई दी जाएगी, तो इस वजह से हम यहाँ पे आके खड़े हुए हैं। हमारे जो सीनियर ऑफिसर है वो गए हुए हैं, वो देखते हैं उनके पास आईडी कार्ड वगैरह थे। फिर उन 26 के 26 लोगों को कस्टडी में लिया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है, तो पता चलता है कि एक दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में एक इश्तिहार निकला था जिसमें इस भर्ती के बारे में बोला गया था। अखबार लगाया जाता है, देखा जाता है, सच में वो इश्तिहार निकला था। उससे पता चलता है कि भाई 5 स्टार होटल में इसका इंटरव्यू हुआ है। पुलिस वहां पहुंचती है तो पता चलता है कि वहां मोहन सिंह नाम का एक इंसान था जिसने ये पूरा का पूरा इंटरव्यू और सब कुछ कंडक्ट कराया है, जो उसी होटल में रुका हुआ था मोहन सिंह के नाम से। अब वहां से मोहन सिंह का नाम पता चलता है, वो बताते हैं कि वो कहां रहता था, तो वहीं से उसका एड्रेस पता चलता है कि वो त्रिवेंद्रम में रहता था, केरला में।
जितने भी लोगों ने उससे बात करी थी, जो उससे मिले थे, वो भी इस बारे में बताते हैं कि उसका जो एक्सेंट था, बोलने का तरीका था, वो साउथ इंडियन टाइप का ही था। मतलब लग रहा था कि वो शायद साउथ इंडियन ही है, वहीं से बिलोंग करता है। अब पुलिस की टीम को भेजा जाता है त्रिवेंद्रम पता करने के लिए कि कौन है ये मोहन सिंह, इसको भैया पकड़ के लाओ जो ये सीबीआई ऑफिसर बन के यहाँ पूरी की पूरी चोरी करके गया है। त्रिवेंद्रम में पुलिस को मोहन सिंह तो नहीं मिलता, लेकिन एक दूसरा इंसान मिलता है, जॉर्ज अगस्टाइन फर्नांडिस। वो काफी हद तक मोहन सिंह से मिलता जुलता सा था, तो पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है, लेके आती है और उससे की जाती है अच्छी खासी पूछताछ में जब सब कुछ देखा जाता है, पता किया जाता है, तो ये पता चलता है कि जब 17, 18, 19 को यह सारा का सारा कांड हुआ था, उस दौरान जॉर्ज तो त्रिवेंद्रम में था, वो तो मुंबई में था ही नहीं। तो काफी सारी जांच के बाद में, पूछताछ के बाद में फाइनली उसको भी छोड़ना ही पड़ता है। जो इस केस के इंचार्ज थे, डीसीपी एसएम मुशर्रफ, वो अब पूरी तरीके से झोंक देते हैं सारे रिसोर्सेज को इसकी जांच के लिए कि कहीं से कोई टिप मिले, कुछ पता चले तो इसके बारे में जांच की जाए। अलग अलग जगह से जो भी उसका हुलिया था कि 5 फुट 6 इंच लंबा है, स्मार्ट दिखता है, अच्छे कपड़े पहनता है, लंबा चौड़ा, स्केच वगैरह भी उसका बनाया था, कई लोगों ने उसको देखा था, तो उसके बेस पे कई जगह से टिप ऑफ मिलता है। पूरे इंडिया से अलग अलग जगह से उसके बारे में खबरें मिलती हैं। पुलिस की टीम अलग अलग जगहों पर जाती है, उसको ढूंढती है, लेकिन कहीं पे भी सफलता नहीं मिलती। इवन एक टिप ऑफ मिलता है कि मोहन सिंह जो है वो दुबई भाग गया है, तो पुलिस दुबई तक जाती है उसका पीछा करने के लिए, लेकिन फाइनली वो मिलता नहीं। एसएम मुशर्रफ जी अपने बाकी ऑफिसर्स के साथ में मिलकर इस बारे में काफी ज्यादा सोचते हैं, काफी ज्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं। तो एक चीज तो सबको समझ में आ जाती है कि जो भी ये इंसान है मोहन सिंह, जो भी इसका असली नाम हो, ये या तो सीबीआई ऑफिसर है या फिर सीबीआई से इसका कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी प्रोसेस उसने रेड डालने के लिए फॉलो किया था, वो बिल्कुल एग्जैक्टली वही था जो सीबीआई का प्रोसेस होता है। जो पेपर्स जो लेके आया था, सील वगैरह थी, जो स्टैंप वगैरह थे, जो बैग करने का तरीका था, पॉलिथीन वगैरह जिस तरीके से रखा जाता था, जो कैटलॉग बनाने का तरीका था, जिस तरीके से वो बात कर रहा था, जो बातें बोल रहा था, पूरा का पूरा प्रोसेस, आईडी, सब कुछ वैसा ही था जैसा एक्चुअल सीबीआई की रेड में होता है। तो ये चीज तो क्लियर थी कि उसको सीबीआई की सारी चीजों के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी है। तो ऐसा तो किसी सीबीआई ऑफिसर को ही हो सकता है या फिर उसके किसी करीबी को। तो आज की डेट में अगर बात की जाए तो सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में आज की डेट में भी 1000 के अराउंड में ही टोटल ऑफिसर्स हैं। पूरे इंडिया में सीबीआई के 1000 ऑफिसर्स ही हैं, और उनमें से भी सिर्फ 20% ही ऐसे हैं जो प्रॉपर सीबीआई में ही सेलेक्ट हुए थे। बाकी के जो होते हैं वो पुलिस से या किसी दूसरे डिपार्टमेंट से डेपुटेशन पे आते हैं सीबीआई में। तो उस समय की बात की जाए 87 की, तो 300-400 लोग ही थे सीबीआई में। तो 300-400 लोगों की पूरी आईडी पहचान वगैरह निकालना कोई बड़ी चीज नहीं थी। अब उनके ओरिजिनल आईडी जो होते, ओरिजिनल सीबीआई वाले हैं, उनके पास तो फोटो वगैरह, प्रूफ वगैरह सब कुछ होता ही है। तो सारी की सारी लिस्ट निकाली गई सीबीआई ऑफिसर्स की, फोटोज वगैरह निकाली गई, फिर जो स्केच वगैरह था, जो लोग वहां पे थे उनसे दिखा के पूछ के पता किया गया कि इनमें से कोई है जो मोहन सिंह से मिलता जुलता हो। लेकिन किसी भी सीबीआई ऑफिसर का बिल्कुल भी उस मोहन सिंह से कोई नाता नहीं मिलता है। कोई भी मोहन सिंह जैसा ना दिखता था, ना अपीयरेंस में वैसा था, कुछ भी लेना देना ऐसा नहीं पाया जाता कि सीबीआई ऑफिसर कोई ऐसा हो। अब आती है दूसरी पॉसिबिलिटी कि जो ये है ये किसी सीबीआई ऑफिसर का करीबी है, दोस्त है या रिश्तेदार है। सारे सीबीआई ऑफिसर्स जो थे उनसे पूछताछ की जाती है कि कोई ऐसा इंसान हो, कोई जानने वाला हो जिसने सीबीआई के रेड के प्रोसेस, आईडी या पेपर्स के बारे में पूछा हो, जांच पड़ताल की हो, तो भी कोई कामयाबी नहीं मिल पाती। लेकिन जब ये पूरी जांच चल रही थी तब पता चलता है कि त्रिभुवन दास भीमजी जवेरी की जो पूरी चोरी थी उसमें माफ कीजिएगा मैंने शायद 2-3 लाख बोल दिया था, 25-30 लाख रुपए का कैश लिया गया था और लगभग 3 करोड़ के अराउंड की थी। 2.5 करोड़ से 3 करोड़ माना जाता है, कुछ लोग 3.5 करोड़ भी बोलते हैं। एग्जैक्ट कितना अमाउंट त्रिभुवन दास भीमजी जवेरी से लिया गया था वो क्लियर नहीं है, क्योंकि ज्वेलर भी अपना पूरा का पूरा इतिहास तो नहीं बताएंगे क्या था क्या नहीं था, लेकिन ये माना जाता है कि ऑलमोस्ट 2.5 से 3 करोड़ का सामान था जो टोटल उस दुकान से लिया गया था। लेकिन जांच में जो बात सामने आती है वो और चौंकाने वाली होती है कि ये मोहन सिंह की पहली रेड नहीं थी।
इसी तरीके से वो पूरे के पूरे इंडिया में बहुत बार सीबीआई ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर, ईडी ऑफिसर बन के रेड मार चुका था और कई जगह पे इस तरीके से लूटपाट की हरकतें कर चुका था। लेकिन किसी ने कभी इसकी कोई रिपोर्ट नहीं की, बहुत ज्यादा बड़ा कभी उसने कुछ ऐसा किया नहीं। और सीबीआई ईडी की रेड है, कई बार काला धन भी निकल के आता है, तो लोग रिपोर्ट करने से थोड़ा डरते हैं। तो त्रिभुवन ज्वेलर्स की इतनी बड़ी चोरी थी, इस वजह से वो सामने आ पाई, जिससे ये पूरा का पूरा केस खुल पाया। इसके बाद बहुत लंबे समय तक इसके बारे में जांच पड़ताल की जाती है। आज की डेट में भी अगर कभी इसके बारे में कोई जानकारी मिले पुलिस के बीच में, तो वो उसके बारे में आगे बढ़ के खोजबीन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब ऑलमोस्ट 37 ईयर्स हो चुके हैं इस घटना को। आज तक मोहन सिंह को पकड़ना तो छोड़ दीजिए, उसकी एक्चुअल पहचान तक किसी को पता नहीं चल पाई है। अब वो हो भी अगर अंदाजा से कहा जाए तो 70 साल से ऊपर का तो वो खुद हो चुका होगा। ना उसको आज तक पकड़ा जा सका है और ना ही पकड़े जाने की कोई आशा भी है। इसी घटना के ऊपर मूवी बनाई गई थी स्पेशल 26। ये स्टोरी सुनकर ज्यादातर लोग समझ ही चुके होंगे, जिन्होंने नहीं देखी है वो जरूर देखे, बहुत अच्छी मूवी है ये। तो ये थी आज की स्टोरी, एक ऐसी चोरी की कहानी जो दिन दहाड़े पेपर में इश्तिहार निकाल के 5 स्टार होटल में ट्रेनिंग देके की गई। अब आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।